जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के बीच गोदान उपन्यास की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि प्रीवियस के क्लासेस में हमने ये देखा था कि गोबर जो कि बाहर चला गया था परिवार से अलग होके, और फिर वापस वो इतने दिनों बाद आया है गांव में, और आते ही सभी से मिला और देखा। सभी ने मतलब सभी घर में बहुत खुश थे। अगर खुश नहीं थी तो झुनिया नहीं थी, वो इसलिए थी कि उसकी कुछ शिकायत थी उससे। और फिर ये हुआ कि वो आया और सभी से बातचीत किया, फिर उससे मिला और उससे बातचीत हो रही। तो बातचीत के दौरान वो गोबर ने अपनी सफाई दी कि मैं इसलिए चला गया था कि अगर मैं उस समय नहीं जाता तो मेरे हाथ में कमाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और मैं किस तरीके से मुंह दिखा के घर में आता या गांव का सामना किस प्रकार करता। और वो कह रहा था कि देखिए, अगर मैं नहीं जाता तो दादा तो मेरी जान ही ले लेते। तो ये सब सारी चीज़ें उसने बोला कि अम्मा भी डांटती ये सारी चीज़ें। तो मैंने एक ये सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ और कुछ कमा धमा के आऊँगा तो लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे और तुम्हें तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। और बोला कि पीछे से मैं सारा चीज़ देख ही रहा था तो मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया, अब अच्छा यही है कि मैं जाऊँ वहाँ से कमा के आऊँ। तो इस तरीके से उसने अच्छे से समझाया। झुनिया ने भी मतलब क्या हुआ, पहले तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, फिर बताई कि तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ। यहाँ पे लोगों ने मतलब कि जो होरी थे उनके साथ कितना गलत किया। गलत ये किया कि जितनी भी अनाज थी अनाज को रखवा लिया, या जितने पैसे वगैरह कारकुन वगैरह के तो उसके थ्रू सारे पैसे ले लिए। बैल होल जो भोला था यानी झुनिया का पिता, वो आया बैल लेके चला गया। ये सारी चीज़ें उसने बताई। फिर आप देखिए कि दोनों लोग बातचीत कर रहे थे तो सोना उनकी बड़ी बहन गोबर की, वो छोटा जो बच्चा था इनका, उसके कपड़े जूते उसको पहनाकर कपड़े पहनाकर वो लेके आई। तो देखते ही गोबर ने प्यार से उसे गोद में ले लिया, और इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद नहीं आया। उसका रक्त को खौल रहा था कि हमारे जाने के बाद लोगों ने इतना मतलब पिताजी को परेशान किया, या गांव में हमारी बैल को लेके चले गए। तो अंदर से तो क्रोधित था, लेकिन ये हुआ कि वो लेके आया तो सामने से गोद में ले लिया। फिर क्योंकि वो थोड़ा सा उत्तेजित है ना, जैसे आप कह सकते हैं कि वो शांत मन वाला नहीं है। शांत मन मतलब कि अन्याय के विरुद्ध उसके अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है और न्याय के लिए वो तड़प उठता है। तो जैसे वो सारी चीज़ें सुना कि इतना चीज़ें गांव में हुआ है, इतनी घटनाएं घटित हुई, उसका मन ये हुआ कि मुझे तुरंत ही जाके इन लोगों से बदला लेना है। उसने कहा कि बच्चा उसकी गोद में आया, जरा सा मुस्कुराया। झुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो, किस सोच में पड़ गए हो, यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक दिन भी निभा नहीं हो। क्योंकि गांव में आप देखिए इतने लोग हैं, इतने लोगों से कर्ज, कितने लोगों से लड़ेंगे उसको। लेकिन उसके अंदर था, बोला कि मेरा गधापन था कि मैं घर से भाग गया, नहीं देखता कोई कैसे एक ढेला डांड ले लेता। शहर की हवा खा आए हो तभी तो ये बातें सूझने लगी, नहीं घर से भागते क्यों। ये कौन कह रहा है? झुनिया उससे करी कि तुम तो गए शहर का हवा खा के आ गए। यही चीज़ आता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दाता दीन, चिंगड़ी सब सालों को पीट कर गिरा दूं, उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है, साइड लाओ निकालू, देखो इतने दिन में मतलब कि इतने दिन में क्या कमा लिए हैं। तो ये हुआ कि मतलब वो कोई झुनिया भी कही कि कितना मतलब कमा लियो, देखें जरा। तो उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी साथ में तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ, अम्मा तो जाने नहीं देंगी। अम्मा क्यों नहीं जाने देंगी? उनसे मतलब वाह, मैं उनकी राजी बिना नहीं जाऊंगी, तुम तो छोड़कर चलते बने, और मेरा कौन था यहाँ पे। देखिए वो समझा रही है कि तुम तो एक समय था छोड़ के निकल गए थे, उस समय कौन था, मुझे धनिया ही संभाली थी। वो घर में अगर घुसने नहीं देती तो मैं कहाँ जाती। जब तक जीऊंगी उनकी उनकी जस गाऊंगी, और तुम भी क्या परदेश ही करते रहोगे, और यहाँ बैठ कर क्या करूँगा। तो वो कहता कि जब उससे कहती कि तुम यहाँ पे बैठ के क्या करोगे, तो झुनिया ने जब ये कहा तो गोबर भी कह रहा है कि यहाँ गांव में बैठकर कौन करेगा, सब के सब तो एक नंबर के बेइज्जत करने वाले होते हैं। सब लोग एक तरीके से अन्याय है ना, अन्याय ही कर रहे हैं। खेत ले रहे हैं, हमारे अनाजों को ले रहे हैं, हम लोग दिन भर खटते हैं लेकिन हम भूखों मरते हैं। हमारे पास एक मतलब कि अन्न का दाना भी नहीं रहता, हम लोग भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। यहाँ पे क्या बचा है? तो ये बोला कि कमाओ और मरो, इसके सिवा यहाँ गांव में कुछ नहीं है। थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से नहीं डरता हो तो भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अकल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुझसे मुंह फुलाए हुए हैं? अपने बाग बकानों कि मुंह खुलाकर छोड़ देते हो। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल तुम्हारा कर देते, तो तुम्हें भी तो खूब गालियाँ देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से, मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते हैं तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। मतलब वो कहती है कि मैं अपने पिताजी यानी भोला को देखती हूँ, क्योंकि वो भोला तो मुझे कभी समझा ही नहीं। लेकिन जब मैं होरी को देखती हूँ, भले ही उस तरीके से पिता नहीं है, ससुर ही है, लेकिन मैं उनको देखती हूँ तो ये देवता मैं इनको समझती हूँ। मेरे
पिता समान लगते हैं। अम्मा को समझाया करते हैं कि बहू को कुछ मत कहना, तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इस घर में बैठकर आप ना जाने कहाँ निकल गए। आजकल पैसे पैसे की तंगी, ऊख के रुपए बाहर ही उड़ गए, अब तो मजूरी करनी पड़ती। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए, रोना पीटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव का दिग्विजय करने निकला। अब आया था, सोचा कि देखो सबसे हालचाल ले लूँ और जरा देखूँ, एक एक लोग का बदला लूँ। अब भाई शहर से आया था और शहर, अब देखिए जैसे आप वही होता ना कि जहाँ पे जौन सी मंडली में, जो मंडली में आपको लगता है कि कोई शेर दहाड़ने वाला नहीं है, तो वहाँ पे सब एक ही जैसे लगते हैं। तो कोई अगर वहाँ से बन ठन के आता कोई बाहर से, वो लगता है कि उसमें बिल्कुल राजा हो गया। आज गोबर गांव का मतलब गांव के परिवेश से निकल के शहर में गया और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उसका चलना ढालना, बोलना, पहनना ओढ़ना सब अलग है। वो कमाई करके आया है और नहीं आया उससे मतलब नहीं है, पर जो बाहरी पोशाक है, मतलब कि आप तरीके से देखिए ना कि सामने वाला देख के कितना होता नहीं कि सामने का प्रभाव पड़ता है। वो जब गाँव में निकलता है लोगों को लगता है ये गोबर गोबर कितना परिवर्तित हो गया पहले से जाके। और लोगों के अंदर एक थोड़ा सा ना, जो मतलब गोबर को क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनके प्रति सम्मान का भाव देखते हैं। सम्मान इट मीन्स ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, अपनी भी थोड़े जुगाड़ लग जाएगा, उधर जाके सेटल हो जाएंगे, ये करता क्या है बात करें। तो मतलब एक स्वार्थ लिप्सा जो इंसान के अंदर होती है ना, वो उसकी दृष्टि बदल देती है। किसी व्यक्ति को देखने की दृष्टि, वो उसका होता है दोहरा चरित्र। एक समय आप किसी को कैसे देख रहे हो, दूसरे ही पल आप उसको किस प्रकार देख रहे हो। तो मुँह हाथ धोकर वो चला और दिग्विजय कर रहा है। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया। शोभा, हीरा दोनों लोग थे, हीरा तो था नहीं। फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं दिखा। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गए। साली भर में वो क्या से क्या हो गया था। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गया। गोबर निकला मगर न सलाम किया न बोला। वो ठाकुर को दिखा देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह से रहा नहीं गया, वो खुद ही पूछ लिए, कब आए गोबर, मजे में तो रहे? कहीं नौकर थे लखनऊ में क्या? देखिए तंज मार दी, कहीं नौकर थे क्या लखनऊ में? गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था, नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे फिर से सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे, कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। झुंगरी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज़्यादा नहीं कमा पाते थे और ये गंवार लौंडा 100 रुपये कमाने लगा। उनका मस्तक नीचे हो गया। अब किस दावे से उस पर रोब जमा सकते? वर्ड में वो जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ड कौन देखता है? उससे स्पर्धा करने का ये अवसर नहीं। अब तो उसके चिरौरी करके ही उससे काम निकाला जा सकता है। देखिए कैसे बदल गए। बोले इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने गाँव में तो 2-3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया नहीं, उनके जेठे पुत्र का नाम था। को भी वहाँ कोई काम दिला दो तो भेज दूँ साथ में। न पढ़े न लिखे, एक ना एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी ही, कुछ गम नहीं, हाँ 4 पैसे के ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, ये ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करे पेट ही नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध दूँ तो, लेकिन पीछे इनके कहीं हाथ लपकाए तो वो तो मेरी गर्दन पकड़ेगा ना। संसार में इल्म का कदर नहीं, ईमान की कदर है, ये जानते हैं। एक तरीके से तंज कस रहे थे ये, क्योंकि झिंगुरी सिंह वगैरह को एक बेईमान ही तो समझ रहे थे। और उन्होंने बताया कि वहाँ पे महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। इसका मतलब जिसको तुम भेजने के लिए कह रहे हो खुद तो ईमानदार हो नहीं, खुद तो बेईमान हो। तुम जिसको भेजने को बोलेगा वो भी बेईमान है। अरे एक तंज कसने का इनका वो था अपने तरीके से कहने की बातों में कि इस संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमान की कदर है। ये तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐड कर रह गया, लौंडा कितना घमंड की बातें करता, मानो धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। वो भी दाता दिन रगड़ा क्या? भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर, सुना वहाँ कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दीन को भी किसी, अब देखिए अपने बेटे को करे, माता दीन को भी किसी हिले से लगा दो ना, भांग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और काम क्या है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी महाराज? जिस जजमान के द्वार पे जाकर खड़े हो जाते हो ना, कुछ तो ऐठ ही लेते होगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो, किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो दाढ़ लगाकर सब कुछ कह दिया। यानी गोबर के जितनी गुस्सा थी कि जन्म में, मरण में, शादी में, गर्मी में, खेती में, लेन देन, यहाँ तक दलाली भी करते हो। भूल चूक हो जाए किसी से ना तो दाढ़ लगा के भी ऐठ लेते हो। इतनी कमाई से तुम्हारी पेट नहीं भरता क्या करते हो बहुत सारा धन बटोर कर? कि साथ ले जाने का कोई जुगत निकाल लिया है?
दाता दी ने देखकर गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी करा। अब उसके मन में आ रहा कि ये परिवार तो पूरी गुलामी कर रहे हैं और इनको देखो थोड़ी भी अदब नहीं आ रही कि किस तरीके से ये बात कर रहे हैं। सच है छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती। क्या बोला? कि सच है जो छोटी नदी होती है ना उसको उमड़ते देर नहीं लगती। मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मुंह उखड़वा कर भी हंसते ना, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तो बड़ा चंट हो गया गोबर। ला काम बता क्या क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल तो। सच कहता हूँ गोबर तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन ना? हाँ अभी तो रहूँगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा जो ठोकना है जिन्होंने डांड लगा के मतलब कि डांड लगाने के बहाने मेरे 150 रुपये हजम कर लिए। देखूँ कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और किस बिरादरी से मुझे बाहर करता है। ये धमकी देकर वो आगे निकल गया। अब एक तो उसने झिंगुरी सिंह को निपटा लिया। झिंगुरी सिंह के निपटाने के बाद ये दाता दिन को भी बोल के निकल लिया। एक ने कहा कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है। देखिए अब इसके साथ सब हो गए। कहा कि कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके कांटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई। पटवारी के कान भी जरा गरमा दो ना, वो भी मुतफन्नी है दादा। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर आसामियों का गला काटता। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, उसकी पहले करो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई? साल भर में भूल थोड़ी ही गया हूँ। यहाँ मुझे रहना ही नहीं है। नहीं एक एक को नचाकर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दुधिया भी, नमकीन भी और सब मतलब हो गया कि स्वांग रचाया जाए। ये हुआ कि गोबर भाई कमा के आए हैं तो खूब उड़ाए भी, पैसा वगैरह भी ये हुआ। तो होरी ने कातर सुन में कहा, राढ़ मत बनाओ बेटा। भोला कोई मतलब ये चीज़ हुआ तो भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला गया था। जब तक अपनी जोड़ी लेकर अपने द्वार पर बात ना दे उसे चैन तो थी नहीं। वो लड़ने मलने के भी लिए भी तैयार था। होरी ने उसको समझाया कि ज़्यादा मतलब चिल्ल पों करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे ना। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गैया जो थी वो 150 रुपये में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 100 की थी ही। वो अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री करते या जो चाहते करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले जाते? और तुम्हें क्या कहो, इधर खोई गो बैठे, उधर 150 रुपये डाढ़ के भरे। ये है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी खोल ले जाते तो देखता, तीनों को यहाँ ज़मीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक नहीं करता। देखता हूँ मेरा हुक्का पानी कौन बंद करता है। होरी ने अपराधी की बात सिर झुकाकर बोला कि धनिया ये अनीत कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह कैसे होता? जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना था। मरने जीने में आदमी बिरादरी। तो देखिए इसके केंद्र में एक है ना, जब भी होरी के चरित्र में आएगा तो एक चीज़ें ध्यान, हर जगह पे आपको बिरादरी देखने को मिलेगा। जात, मर्जात, बिरादरी, भाग्यवान, ये सारी चीज़ें उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो पिताजी। तो उन्होंने कहा कि देखो हुक्का पानी सब कुछ तो था, अगर इसके जरिए किसी की शादी हो जाती तो आज तक क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि घर में रोटी नहीं थी। रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम है, ना जात बिरादरी का। देखिए ये इसकी नई सोच को दर्शाता है कि रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम होता है, ना जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है और हुक्का पानी कोई नहीं पूछता है। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बातें कहता है। उसकी वक्त बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चलूं क्या उधर? उसको लगा कि कहीं जा रहा है, भोला को पटक पुटक दे, है ना, एजेड भी हो गए हैं तो फिर क्या होगा। दिमाग तो उसका गर्म था ही। तो बोले कि होरी सोचे कि मैं साथ में चलूँगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा तो शांत करा दूंगा। तो बोले कि मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ दादा, तुम डरो मत, मेरे और कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा? मैं भी चलूँ तो कोई हरज तो नहीं? हाँ बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया। गोबर चल दिया। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि धनिया बच्चों को लेकर बाहर आई और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले ही? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? बोला, क्या सहज में कोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुचल करे। अब किससे कहूँ दौड़कर कि गोबर को पकड़ ले? तुमसे तो मैं हार गई हूँ। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाहें दौड़ाई। एक छीड़ी सी रेखा चिते से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वो डांट कर कह देता भोला के घर मत जाओ तो गोबर नहीं जाता।
और अब उसे दौड़ा भी नहीं जाता। वो हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठ जुआ खेल रहे थे। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़िया समेट कर भागे कि सहजा जंगी जो था, जंगी तो पहचान गया कि भैया ये वो तो हो रही, मतलब कि वो कौन, गोबर ही है। अरे ये तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ, राम राम, आज ही आया हूँ। सोचा चलूँ सबसे मिलता हूँ, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मज़े में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ उन्होंने मुझसे कहा है कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी चमरौधे जूते में मयसर नहीं हुआ था, मतलब चमरौधे जूते भी। और गोबर चमाचम बूट पहने हुए था, साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब लग रहा था। फटे हाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर दिखा। हिंसा भाव तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआड़ी था ही, उस पर गांजे की लत और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते। मुंह में पानी भराया, बोला चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी तो मार रहा हूँ, कै रुपए मिलेंगे उधर। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो, सब कुछ अपने ही हाथ में, जो चाहोगे वही मिलेगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए। जग्गी ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम करना पड़ेगा। काम चाहे चौकीदारी करो चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा है। आसामी से गट गए, आकर मालिक से कह दिया घर पर है, नहीं चाहो तो रुपये 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है, जगह की कौन कमी, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं। कामता है कि कहीं गया है, दूध लेकर गया। मुझसे कोई बाजार नहीं, मुझे कोई बाजार जाने नहीं देता। कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ ना कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हाँ हाँ बेखटक चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बात करते हुए भोला के द्वार पे आ पहुँचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूँ तो भी पाप नहीं लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ तुमसे। जाओ, जैसे मेरे साथ किया उसकी सज़ा भगवान देंगे। कब आए तुम। गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कहा कि मेरे भाग्य के उदय हो गए। उसका पूरा इतिवृत्तांत सुना दिया और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा करेगा, ना किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा ले। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी हो जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बना तब ना। सिर पर आ पड़ती है तो आदमी अपने आप सफल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है। वो गोबर ने कहा, होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूँ, निश्चिंत हो जाऊँ। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करे। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए तब ना। वहाँ किसी वैद्य से तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिक्कत कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोसी में रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को। नहीं बेटा, रात को आँख नहीं लगती। नहीं, वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चल कर रहूँ। यहाँ तो कुछ पड़ता ही नहीं पड़ता। रोजगार का जो मज़ा वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा। यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता। हलवाइयों के गले लगाने पड़ते। वहाँ 5-6 सेर के भाव से चाहो तो एक घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देकर कहा, और भैया अब इस जंजाल से ही ऊब गया। जंगी का हाल देखते हो, कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं, रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पाँव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को भी देने को पूछता नहीं। पगैया टूट गई, मुदा किसी को इसकी सुधि नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नित लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांस सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपये कहीं नहीं गया। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गुइया खोल लेके आया, मतलब बैल लेके आए, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं, नई गोई क्या करोगे तुम, इसे लेके जाना तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा।
रुपए रुपए कहीं बाहर के थोड़ी हैं। देखिए स्वर कैसे बदल गया कि रुपए कहीं बाहर के थोड़ी हैं बेटा, घर के ही तो हैं। एक समय था कि छीन कर लेके आए थे। बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तुम में और हम में कौन भेद है। अब बताने कि देखो ये बिरादरी का ढकोसला था, नहीं तो तुम में और हम में अंतर क्या है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि जुनिया भले घर में है आराम से, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या समय गोबर यहाँ से चला गया तो गोई उसके साथ थी, और दही की 2 हांडियाँ लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। सोचिए मतलब इतना समय बदल दिया है ना, इंसान गया और अभी उसका सोचिए एक दिन था उसको मारने के लिए तैयार थे और अभी बिल्कुल चेंज हो गया सब। ये हुआ कि देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता था। होली का महीना था और सभी लोग सावन भाद वो सब रामायण गान ये सारा सब आनंद वृत्ति में सब जलसा कर रहे थे। गोबर के द्वार भंग उठ रही थी, पान के बीड़े लग रहे थे, सब ढोल मजीरा लेके सब मस्ती कर रहे थे। अब यहाँ पे हुआ कि रुपया कमाना भी जानते, ऐसे सब बातें चल रही थी। खमीरा तमाकू लाया, खास बिस्वा की रंग थी, गाड़ कर रख लो कौन देखता है, धन की यही शोभा है। और केवल भंगी नहीं, जितने गाने वाले हैं सबका न्योता भी है, और गांव में नाचने वालों की कमी नहीं है, सब आए हैं, बिल्कुल मस्ती हो रही है। और ये चीज़ हो रहा कि अभिनय भी होगा, सारी चीज़ होंगी। अब देखिए आदमी की भी जानवर की भी गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा कि जितने भी लोग हैं मतलब गाँव में आप देखिए, चाहे वो दाता दीन हो गए, झिंगुरी हो गए, जो भी मतलब गांव से लोगों को पैसा ऐंठते हैं, एक गांव वालों ने एक अभिनय मतलब शुरू किया कि अभिनय में इन लोगों की नकल करते थे। नकल में जैसे वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी के, सेठ की, सभी की नकल कर सकता था। कौन था? गिरधर। हाँ बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगा दिए और उसकी नकल देखने के सभी लोग जोगी होंगे। ये चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जम पड़े। मतलब एक जलसा हो रहा था होली के उपलक्ष्य में, और आसपास के सभी गांव दर्शक की टोलियां बन के आ गए। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए। और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप देखिए, अब गिरधर ने क्या किया, सबसे पहले झिंगुरी सिंह, तो गिरधर ने क्या किया, झिंगुरी सिंह का रूप धारण करके अपने मंडली के साथ खड़ा हुआ, तो लोगों को खड़ा होने की जगह भी नहीं मिल रहे थे। वही खलवट सिर, वही बड़ी मूछें और वही तोंद, बैठे भोजन कर रहे हैं। और पहली ठकुराइन बैठी पंखा, 2-2 पत्नियां थी उनकी, तो उनका नकल हो रहा है कि पहली ठकुराइन बैठे पंखा जल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते, अब भी तुम्हारे ऊपर वो जोबन है, कोई जवान भी देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूलकर इतनी कहती, जभी तो गई नवेली लाए हो, उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। छोटी बीवी ये वाक्य सुन लेती और मुंह फुलाकर चली जाती। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है ना। ये देखिए ये ऐसे ही मतलब लगातार ये मतलब ये थोड़ी हंसी मजाक का वो चलता है, लगातार चलता रहता है ये सब बातें वगैरह, इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो ये होता रहता है। लेकिन देखिए झिंगुरी सिंह हो गए, पटेश्वरी हो गए, जितने भी लोग होंगे जिनका भी ये लोग मज़ा लिए, उन सारे लोगों को बहुत गुस्सा आया कि हमारा मज़ा ले रहे हैं, है ना। और ये सब जब हुआ, होरी ने दाता दीन से कहा तुम्हारी चाकरी से मैं कभी इनकार करता हूँ। अब देखिए बातचीत ये हुई कि सभी जमाई लेकर गए, मतलब मस्ती किए, जमाई लिए, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी, जब तक इच्छा थी काम की, आप नहीं इच्छा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे बात ये जो होती है कि हास्यजनक दर्शक था और सारे सवेरे होते होते जिसे देखो उसी की ज़बान पे वही रात वाला गाना, वही नकल वाला, मतलब कि रात में मस्ती किए और सब वही मस्ती चल रही थी। और ये हुआ कि कलयुग वाला हथियार निकाला, होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोला, क्या आज भी तुम काम करने नहीं चलोगे होरी। अब देखिए वो सब ख़त्म हुआ और रात में तो गुस्सा आया ही था दाता दीन वगैरह को कि जैसे कारनामे किए थे इन लोगों ने। अब ये था कि होरी के देख रहे थे कि होरी और उनका पूरा परिवार ही उनके खेत पे आप तरीके से एक तरीके से नौकर की भांति काम करते थे। तो वो घमंड से आए दाता दीन सुबह सुबह इन लोगों को होरी के द्वार पर आके खड़े हो गए, आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम पर नहीं चलोगे होरी। अब तो तुम अच्छे हो गए हो, मेरा कितना हरज हो गया ये तुम नहीं सोचते। गोबर देर में सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मल ही रहा था कि बाहर आ खड़ा हुआ। दाता दीन की आवाज़ कान में पड़ी, पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे और हेकड़ी दिखाकर बोला, अब वो तुम्हारी मजूरी नहीं करेंगे, हमें अपनी ऊख जो बोनी है। दाता दीन ने सुरती फाँकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे, साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते, जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दें, करना हो तो करें, उसके पहले तो नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जमाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी तो नहीं लिख रखी है, जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है तो नहीं करेंगे, इसमें कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो होरी काम नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपये। अब इनका थोड़ा कैलकुलेशन मेथड देखिए, 3 साल का सूद होता है 100 रुपये।
असल मिलाकर 200 रुपये और हमने समझा था 3 रुपये महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूँ महाराज। मतलब होरी तो जान ही रहे हैं आप कैसे बोलेंगे, कहे कि चाकरी से मैं कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने की पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं है, सब बराबर है। अच्छी दिल लगी, किसी को 100 रुपये उधार दिए और उससे सूद में जिंदगी भर काम करा रहे हो। मूल ज्यों का त्यों है, ये महाजनी नहीं खून चूसना है। देखिए महाजनी व्यवस्था पे करारा वो था कि ये महाजनी व्यवस्था नहीं है, मूल ज्यों का त्यों है, ये महाजनी नहीं है बल्कि आप खून चूस रहे हो। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे को। तो उन्होंने बोला कि तुम रुपए दे दो, नहीं चूसूंगा, मैं आने रुपए ब्याज लेता हूँ, तुम्हें गांव घर का समझकर आधा रुपये आने पर दे देता हूँ। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से ले लेना। अब देखिए अब उनका दिमाग घूम गया कि ये अदालत बीच में कहाँ से आ गया, क्योंकि गांव में अदालत वगैरह तो आता नहीं था। 1 रुपये सैकड़े ब्याज से कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 हुए। मतलब कोई व्यक्ति देखिए महाजनी व्यवस्था में कि 30 रुपये दे रहा है, उसके 100 हो जा रहे हैं। और अब 100 रुपये 100 नहीं रहे, अब 200, यानी 30 था, 30 से वो 100 हो गया, 100 से अब 200 हो गया। इसीलिए तो ये निकल नहीं पाते थे। अब आप उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200, कुछ हद कितने दिन हुए होंगे दादा। होरी ने कातर कर्ण से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 रुपये के 200, 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है। उसने ज़मीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाकर कहा, 10 साल में 36 रुपये होंगे। असल मिलाकर 66 होंगे। उसके 70 रुपये ले लेते, इससे बेसी तो मैं 1 कौड़ी तुम्हें नहीं देने वाला। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला, मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपये ले लूँ, नहीं अदालत करूँ। इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा। और तुम बैठे सुन रहे हो, मगर ये समझ लो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण। अब देखिए इनकी धमकी देखिए, ये मैं बता रही कि मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे रूम में हजम करके बैठोगे ना तो तुम चैन नहीं पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी नहीं जाऊँगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पे आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दीन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति। अब धर्म की क्रांति भैया मच गई, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे वो ज़्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन रुपया तो ब्राह्मण के है और उसकी अगर 1 पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोफ किसी पर गिरे। वंश में कोई चिल्लू भर पानी देने वाला नहीं, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहेगा। उसका धर्म भी मंत्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिया और आर्द्र स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी 1-1 पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बात पर मत जाया करो, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है ना, वो कौन होता है। दादाजी इन तरह थोड़ा सा नरम हो गए। जरा इसकी ज़बरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपये के 70 ले लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है, जब एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे ना तो फिर ये ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रह लिए, तानाशाह बन गए। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी 1-1 पाई चुकाऊंगा तो कल से हमारे यहाँ काम करने चले आना। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दादा दिन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने तो इन सबको मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपये दिए, अब 200 रुपये लेते और डांट ऊपर से बताएंगे और तुमसे मजूरी भी कराएंगे, काम कराते कराते मार डालेंगे। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा। सत्य का पक्ष कैसे लिया उन्होंने? कहा, नीति हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। अब देखिए, नीति हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वो तो देने ही पड़ेंगे, फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमसे पचेगा कैसे? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई, बोला कि नीतियाँ छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो यही कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे। बंक वाले 12 आने सूद लेते हैं। तुम बंक वाले मतलब कि बैंक वाले, इन लैंग्वेज में देखिए कि बैंक वाले जो होते हैं वो 12 आने सूद लेते हैं। तुम 1 रुपये ले लो और क्या किसी को लूट लोगे क्या? उनका रोया जो दुखी होगा, हुआ करे उनके दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खो दें? बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना, तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों अपने गांव में कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा।
अपने पाँव में वो कहता है कि भाई जब इतना आप कर ही लिए हो तो मैं अपने हाथ से अपने हाथ में मतलब पाँव में कुल्हाड़ी क्यों मारूं। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में मैंने बोला, तुमने खाया तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं। ये कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। झुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े। गोबर ने सारा वृत्तांत कह सुना और अंत वो बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहाँ तक भरूंगा। उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं। इन्होंने मुझसे पूछ कर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया, मैं उसका देनदार नहीं हूँ। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा रहा था। मतलब जो मुखिए थे, मुखियों में आप देखिए कि षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा सिकंजे में ना कसा गया तो गांव में अधर्म मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया, ना टेढ़े तो चलेगा। जाने कहाँ से इतना कानून सीख कर आया है। कहता है रुपए सैकड़े, सूद से बेसी नहीं दूंगा, लेना हो तो ले, नहीं अदालत जावे। रात इसने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी नहीं थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नौकीराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर का रत्ती का हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगड़ा कि कुछ पूछो ही मत। दोनों ठकुराइन की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लौट रहे थे। नौखेराम ने ठट्टा मारकर कहा, मगर नकल तो सच्ची थी। और उस रात वाली मस्ती के बारे में सारे लोगों की बात चल रही थी, बहुत मजा आ रहा था सबको। अब ये हुआ कि अब एक का नंबर वो लगाने वाला था गोबर। उसको गोबर सबको याद दिलाने वाला था कि हमारे ऊपर डांड लगाया गया तो लगाया कैसे गया। उसने इन लोगों से आके हिसाब मांगा कि रसीद दिखाओ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की उम्मीद तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। बैल आ गए थे तो ऊख क्यों ना बोई जाए, मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, ना बोल रहे थे ना देख रहे थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी, उनमें झगड़ा हो गया था। विवाद का विषय ये था कि झिंगुरी सिंह को छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब खुद खाती। सोना कहती थी पहले वो खुद खाती, रूपा को इसका प्रतिरोध। रूपा ने जिराह की और ये सारी चीज़ें बात में चली। सोना ने प्रतिवाद किया तो ठकुराइन ठाकुर से बलवानी, ये सब इन लोगों का आपस में चल रहा था। रूपा रुआसी हो गई, छोटी थी बड़ी थी, इन सब में ऐसे ही बातें चल रही थी, तो सब उतना ज़्यादा इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट लिया था। ये सब चला। होरी ने पूछा कि पानी कौन चलाएगा। दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगाए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते, तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। मतलब उन लोगों की बात चल रही थी और गोबर से भी बात हो गई थी और उसको भगा दिए थे दोनों लोगों को। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रहीं। माँ को भी गोबर की उद्दंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता था तो बुरा नहीं मानती थी, मगर जो सोना थी उसको मारना उसके लिए असहनीय था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वो नहीं रहेगा। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं तो क्यों रहे। वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो बाहर का आदमी। इस सराय में वो नहीं रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नौखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते, मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है, जो कुछ अरज करना वहीं चल के करिए। होरी की इच्छा नहीं थी मगर जाना पड़ा। मतलब अगर बुलाते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि जा नहीं सकते। अब बुलाया था तो होरी को जाना पड़ा। वहाँ पे गए और विरक्त होके वहाँ पे मतलब उनसे बातचीत की कि क्यों बुलाया गया है। अब मतलब कि जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे ये बातचीत हुई कि भैया क्यों बुलाए, वो सब पता करना था। और पीछे आप देख रहे थे कि गोबर भी था ही। तो होरी ने भरी हुई आवाज़ में कहा, मैंने तो पाई पाई लगान चुका दिया। वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल का। वहाँ से आया तो इसने पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों बुलाए थे। तो उसने कहा, देखो भाई मैंने तो पाई पाई चुका दिया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है। अभी इस दिन मैंने ऊँख बेची, 25 रुपये तो दिए थे उनको। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी ना। मतलब पिताजी सबने कहा, तुम्हारे पास तो रसीद होगी ना। अब रसीद तो यहाँ मिलती नहीं थी तो कैसे कहते रसीद होगी। तो बोले कि मैं क्या जानता था वो लोग बेईमानी करेंगे, ये सब तुम्हारी करने का फल। अब सोचिए, उसने पैसे भी दे दिए हैं और पैसे देने के बाद वो लोग करें कि तुम पैसे नहीं दोगे। ये सरासर बेईमानी है ना, इन लोगों की उद्दंडता। और ये सब तुम्हारी करनी का फल है। वो गुस्सा आया, गोबर को बोला, तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, ये उसी का दंड है। मतलब उन्होंने
पिता पुत्र में झगड़ा हुआ है कि तुम रात में इन लोगों की हंसी उड़ाए थे ना होली दिन वाले, इसीलिए ये सब हो रहा है। पानी में रह रहकर मगर से बैर नहीं करते। अब देखिए पिता अपने बेटे को समझा रहे हैं कि अगर तुम पानी में रह रहे हो तो पानी में रहकर अगर मगर से बैर कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। सूद लगाकर 70 रुपये बाकी निकाल दिए, ये किसके घर से आएंगे। गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद तो ली होगी ना, मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता हूँ, तुम्हारा वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। तुमने ये सारी चीज़ें हुई तो बोला कि नहीं, तुमने ये आग नहीं लगाई होती तो कुछ नहीं होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हैं, बेदखली की धमकी दे रहे, देव जाने कैसा बेड़ा पार लगेगा। तो उसने कहा रुको, मैं जाकर पूछता इन लोगों से, अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग भी लगा दूंगा, वो बेदखली करते हैं तो करे, मैं उनके हाथ में गंगा जली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा, तुम दुम दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी को एक पैसा दबाना नहीं चाहता, न अपना एक पैसा खोना। अब ये कह रहे कि मैं एक का पैसा दबाना नहीं चाहता। वो उसी वक्त उठा गुस्से में और नोखे राम की चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठक हो रहा था। गोबर को देखकर सबके सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी गुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कर्ण से पूछा, ये क्या बात है कारिंदा साहब की, आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी 2 साल की बाकी बोल रहे हो। नौकेराम ने मसनद पर लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूँ, तुम अपने घर में सब कुछ होगे, यहाँ तो तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए, मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादत दिलाकर साबित करूंगा कि तुम रसीद नहीं देते हो। सीधे सीधे किसान है, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ क्या लिया, काट के उल्लू सबको। राय साहब वहीं रहते हैं, जय महाज। अब देखिए इसने यही बताया कि राय साहब वहीं रहते जहां मैं रहता हूं। गांव के सब लोग उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूँगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल लेते हो। उसकी वाड़ी में सत्य का बल था, डरपोक प्राणियों में सत्य भी गंगा हो जाती है। ऐसी स्थिति वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक अस्पष्टवादिता ने उसे अनीत के वक्तर को बेच डाला, जिससे सज्जित होकर नौखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। आगे का वीडियो है ना नेक्स्ट पार्ट में बनेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। अभी 2-4 वीडियो और भी होगा तभी जाके उपन्यास कंप्लीट होगा। होपफुली आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। पूरा सुने, धन्यवाद।